हाय दोस्तों, आपका स्वागत है। आज हम एक बहुत ही अच्छी फील गुड मूवी देखने वाले हैं, तो बिना समय बर्बाद किए चलिए शुरू करते हैं। फिल्म की शुरुआत में हमारी कहानी के हीरो फ्रैंक से हमारा परिचय होता है। वह दरवाजे के पास खड़ा है, किसी को प्यार से बुला रहा है। दरवाजा अचानक खुलता है और बाहर आने वाली बच्ची मैरी है, जो गुस्से में दिख रही है। वह उस पर चिल्लाती है और कहती है, क्या चाहिए अंकल। मैरी फ्रैंक की बहन की बेटी है। वह बहुत बातें करती है, बहुत सारे सवाल पूछती है और इससे भी ज्यादा वह बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट है। वह करोड़ों में एक है, सच में एक दुर्लभ जीनियस। मैरी में बहुत सारे टैलेंट हैं और अपने हाई आईक्यू की वजह से वह बच्चे से ज्यादा एक बड़े की तरह बिहेव करती है। मैरी की इंटेलिजेंस उसकी माँ से आई है। उसकी माँ एक मैथमेटिकल जीनियस थी जिसने मैथमेटिक्स में बहुत रिसर्च की थी। बदकिस्मती से लगातार प्रेशर, फ्रस्ट्रेशन और स्ट्रेस की वजह से वह डिप्रेशन में चली गई और उसने अपनी जिंदगी खत्म कर ली। फ्रैंक समझता है कि मैरी कितनी टैलेंटेड है, लेकिन वह ये भी जानता है कि इंटेलिजेंस का वह लेवल कितना खतरनाक हो सकता है। इसलिए वह उसे प्रेशर और परेशानी से बचाने और उसे एक नॉर्मल जिंदगी और पढ़ाई देने का फैसला करता है। इसी वजह से वह उसे एक सिंपल स्कूल में एडमिशन दिलाता है। मैरी का स्कूल में पहला दिन है और वह उसे स्कूल में भेजने पर गुस्सा है। फ्रैंक कहता है, तुम हर चीज में बड़ों जैसा बिहेव करती हो, लेकिन जब स्कूल की बात आती है तो तुम बच्चों जैसा क्यों करती हो। मैरी जवाब देती है, मैं नहीं जाना चाहती अंकल, मुझे स्कूल बिल्कुल पसंद नहीं है। किसी तरह फ्रैंक उसे तैयार कर लेता है। स्कूल वैन आती है और मैरी अंदर बैठ जाती है, लेकिन वह फ्रैंक को ऐसे देखती है जैसे उसके फैसले पर सवाल उठा रही हो। वह उससे कहता है कि जाओ और स्कूल में एक नॉर्मल बच्चे की तरह बिहेव करो। उसे भेजने के बाद फ्रैंक दुखी महसूस करता है। अब तक उसने मैरी को कभी अकेला नहीं छोड़ा था और खुद ही घर पर उसे ध्यान से पढ़ाया था। तभी रॉबर्टा नाम की एक लेडी आती है और पूछती है, मैरी कहाँ है। वह जवाब देता है कि वह स्कूल गई है। रॉबर्टा रोने लगती है। उसने मैरी की बचपन से देखभाल की थी और उसे बहुत प्यार करती थी, इसीलिए वह इमोशनल हो जाती है। स्कूल में मैरी बोर महसूस करती है और आलस में अपनी डेस्क पर लेट जाती है। बोनी नाम की एक टीचर क्लास में आती है। वह आसान सवाल पूछना शुरू करती है, जैसे 1+1 क्या होता है और 2+3 क्या होता है। स्टूडेंट्स जवाब देने के लिए उत्सुकता से हाथ उठाते हैं, लेकिन मैरी अपनी डेस्क पर लेटी रहती है। फिर बोनी कहती है, चलो एक मुश्किल सवाल पूछते हैं, 4+4 क्या होता है। अचानक मैरी उठती है और कहती है, क्या 4+4 एक मुश्किल सवाल है। हे भगवान, वह एक बड़े की तरह बोलती है, जिससे सब हैरान रह जाते हैं। मैरी को यह क्लासरूम ऐसा लगता है जैसे कोई ग्रेजुएट तीसरी क्लास में बैठा हो। वह खड़ी होती है और आत्मविश्वास से जवाब देती है, 4+4 8 होता है। बोनी को मैरी में कुछ खास दिखता है और वह एक और सवाल पूछती है, 7+5 क्या होता है। मैरी तुरंत जवाब देती है, 12। बोनी मुस्कुराती है और कहती है, कोह, तुम तो होशियार लगती हो। चलो तुमसे एक सच में मुश्किल सवाल पूछती हूँ, 15+35 क्या होता है। पूरे आत्मविश्वास के साथ मैरी जवाब देती है, आप फिर से एक आसान सवाल पूछ रही हैं। जवाब 50 है। फिर से टीचर एक और मुश्किल सवाल पूछती है। वह रैंडमली पूछती है, 57+135 क्या होता है। मैरी तुरंत जवाब देती है, जवाब 192 है। बोनी उस जवाब के बारे में सोचने के लिए एक पल लेती है। वह हैरान रह जाती है, मैरी ने इतनी जल्दी जवाब कैसे दिया। बोनी सोचने लगती है कि मैरी एक जीनियस है। ये चेक करने के लिए बोनी एक और सवाल पूछती है, अगर हम उस नंबर को गुना करें तो क्या होगा। इस बार हम भी उस पल जवाब का अंदाजा नहीं लगा सकते। मैरी भी एक पल के लिए चुप खड़ी रहती है। बोनी कहती है, ठीक है, तुम कैलकुलेशन में अच्छी हो, लेकिन गुना मुश्किल है। अचानक मैरी जवाब देती है, उसे सिर्फ 2 से 3 सेकंड लगते हैं। बोनी कैलकुलेटर पर नंबर चेक करती है,
जो उसने रैंडमली दिए थे। मैरी बोलना जारी रखती है। वह उन रैंडम नंबरों के लिए बाकी सभी कैलकुलेशन बताने लगती है। फिर मैरी कहती है, अगर आप चाहें तो चेक कर सकती हैं। बस इतना ही, या आप और कुछ पूछना चाहती हैं? उसकी इंटेलिजेंस देखकर बोनी पूरी तरह हैरान रह जाती है। उसने पहले कभी ऐसा जीनियस बच्चा नहीं देखा था। ऐसा लगता है कि मैरी की माँ भी गणित में जीनियस थी और इसीलिए मैरी भी गिफ्टेड है। इसी बीच स्कूल के प्रिंसिपल क्लासरूम में आते हैं और स्कूल के पहले दिन सभी बच्चों का स्वागत करते हैं। मैरी तुरंत पूछती है, क्या आप प्रिंसिपल हैं? फिर वह कहती है, मैं इस क्लास में बोर हो रही हूँ। वे बहुत आसान सवाल पूछते हैं। मुझे यहाँ अच्छा नहीं लग रहा। मेरे अंकल को फोन करके कहिए कि वे मुझे लेने आ जाए। उसकी समझदारी भरी बातें सुनकर प्रिंसिपल भी हैरान रह जाते हैं। वे उसके अंकल को फोन करते हैं। फ्रैंक उसे लेने आता है और मैरी कार में चली जाती है। इसी बीच बोनी बाहर आती है और फ्रैंक से मैरी की क्लास टीचर के तौर पर अपना परिचय देती है। वह कहती है, आपका बच्चा गणित में बहुत टैलेंटेड और इंटेलिजेंट लगता है। फ्रैंक समझ जाता है कि मैरी ने पहले ही दिन कुछ अजीब किया है। फ्रैंक नहीं चाहता कि किसी को मैरी की इंटेलिजेंस के बारे में पता चले, इसलिए वह चालाकी से टीचर को यकीन दिलाता है कि ट्रैचटेनबर्ग सिस्टम नाम का एक तरीका है जिससे कोई भी गणित की प्रॉब्लम आसानी से सॉल्व कर सकता है, और वह चला जाता है। बोनी को फिर भी थोड़ा शक होता है। वह गूगल पर सर्च करती है और पाती है कि ट्रैचटेनबर्ग मेथड सच में मौजूद है। इसके बाद भी उसे लगता है कि मैरी में कुछ बहुत खास है। अगले दिन फ्रैंक एक छोटी नाव की मरम्मत कर रहा होता है। फ्रैंक अब एक नाव मैकेनिक है, लेकिन वह कभी फिलॉसफी का प्रोफेसर था। उसने मैरी की देखभाल करने के लिए वह नौकरी छोड़ दी थी। जब वह काम करता है तो मैरी उससे सवाल पूछती रहती है। उसे ज्ञान की बहुत भूख है। फ्रैंक खुश होता है और धैर्य से उसके सभी सवालों के जवाब देता है। बाद में वे एक खूबसूरत राइड पर जाते हैं। मैरी खुशी खुशी खेलती है और समुद्र तट पर समय का आनंद लेती है। एक दिन मैरी अपने पालतू जानवर को स्कूल ले आती है। ये एक बिल्ली है और उसकी सिर्फ एक आँख है। वह बताती है, मुझे ये बिल्ली कचरे के डिब्बे में मिली थी। उसकी पहले से ही एक आँख नहीं थी। बोनी ये देखती है और मैरी के बोलने के तरीके का आनंद लेती है। वह एक बड़े की तरह बोलती है। बोनी को मैरी का रवैया समझदार, अनोखा और अद्भुत लगता है। बाद में मैरी अपना क्लास टेस्ट बहुत जल्दी खत्म कर लेती है। यह देखकर बोनी उसे हाई ग्रेड का गणित का प्रश्न पत्र देती है। वह भी मैरी कुछ ही मिनटों में हल कर देती है। अब बोनी उसके बारे में बहुत उत्सुक हो जाती है। वह गूगल पर मैरी का नाम सर्च करती है। वह सोचती है कि फ्रैंक ने एक जीनियस बच्चे को एक सामान्य स्कूल में क्यों दाखिला दिलाया। बोनी को शक होता है कि फ्रैंक मैरी के बारे में कुछ छिपा रहा है। वह और गहराई से सर्च करती है और उसे फ्रैंक की बहन के बारे में एक सुझाया गया पेज मिलता है। तभी बोनी को सच्चाई पता चलती है। वह फ्रैंक की बहन और गणित में उसकी अविश्वसनीय उपलब्धियों के बारे में एक लेख पढ़ती है। वह फ्रैंक का नाम और उसकी बेटी का नाम मैरी भी देखती है। अब बोनी को आखिरकार समझ में आता है कि मैरी गणित में इतनी होशियार क्यों है। इसके बाद बोनी फ्रैंक से मिलने एक बार में जाती है। उसे देखकर फ्रैंक मजाक में कहता है, क्या टीचर भी बार में पीने आते हैं? बोनी शांति से फ्रैंक की बहन का नाम लेती है। यह सुनकर फ्रैंक चुप हो जाता है। वह पूछता है, तुम्हें मेरी बहन का नाम कैसे पता चला? बोनी जवाब देती है, मैंने गूगल पर सब कुछ सर्च किया और देखा। वह पूछती है, तुम मैरी की प्रतिभा क्यों छिपा रहे हो? अगर यह दुनिया के सामने आती तो वह मशहूर हो सकती थी। फ्रैंक गहरी सांस लेता है और सच्चाई बताना शुरू करता है। मेरी बहन भी मैरी की तरह जीनियस थी। उसमें बहुत सारे टैलेंट थे, लेकिन मेरी माँ ने उसके टैलेंट का गलत इस्तेमाल किया। मेरी माँ भी गणित में जीनियस थी। कई अनसुलझे समीकरण थे। अगर कोई उनमें से एक भी हल कर देता तो दुनिया उसकी तारीफ करती, उसे हमेशा याद रखा जाता और उसे शोहरत और नोबेल प्राइज भी मिलता।
मेरी माँ ने बहुत रिसर्च की और इन समीकरणों में से एक को हल करने की कोशिश की, लेकिन वह नहीं कर पाई। किस्मत से मेरी बहन गणित में नेचुरल टैलेंट के साथ पैदा हुई थी, इसलिए मेरी माँ ने उसे अपनी रिसर्च के लिए इस्तेमाल किया। उन्होंने उस पर बहुत ज्यादा दबाव डाला। इस वजह से मेरी बहन डिप्रेशन में चली गई और तनाव भरी जिंदगी जीने लगी। उसकी नॉर्मल जिंदगी पूरी तरह से खराब हो गई। कुछ दिनों के लिए उसने अपनी रिसर्च एक तरफ रख दी। उस दौरान उसे प्यार हो गया और वह प्रेग्नेंट हो गई। जब मेरी माँ को पता चला तो वह गुस्सा हो गई और उस पर चिल्लाने लगी। मेरी माँ के घमंड की वजह से मेरी बहन घर छोड़कर बच्चे के साथ मेरे पास आ गई। उस समय मैं काम से बाहर था। वह परेशान लग रही थी और मुझे लगा कि मेरे लौटने के बाद हम बात कर लेंगे। लेकिन जब मैं वापस आया तो मेरी बहन ने अपनी जिंदगी खत्म कर ली थी और मैरी बिस्तर पर लेटी हुई थी। यही हुआ था जो मेरी बहन के साथ हुआ, वह मैरी के साथ कभी नहीं होना चाहिए। खासकर मेरी माँ को मैरी के टैलेंट के बारे में कभी पता नहीं चलना चाहिए। अगर उन्हें पता चला तो वह मैरी को अपनी रिसर्च के लिए इस्तेमाल करेंगी, जैसा उन्होंने पहले किया था। अब बोनी समझ गई कि फ्रैंक मैरी के टैलेंट को क्यों छिपाता है। बोनी फिर मैरी के पिता के बारे में पूछती है, लेकिन फ्रैंक कहता है कि वह उसके बारे में कुछ नहीं जानता। अगले दिन स्कूल में टीचर सभी स्टूडेंट्स को एक प्रोजेक्ट असाइनमेंट देती है। मैरी भी अपना प्रोजेक्ट पूरा करती है। एक लड़का बहुत अच्छा प्रोजेक्ट बनाता है। जब वह लड़का स्कूल वैन में चढ़ रहा होता है तो दूसरा लड़का उसे धक्का देता है, उसका प्रोजेक्ट खराब कर देता है, उस पर हंसता है और उसे परेशान करने लगता है। यह देखकर मैरी अपना आपा खो देती है और उस लड़के को पीट देती है। जब फ्रैंक को इसके बारे में पता चलता है तो वह स्कूल की ओर भागता है। रास्ते में परेशान करने वाला लड़का फ्रैंक के पास से गुजरता है, घायल और खून बह रहा होता है। बाद में फ्रैंक मैरी को एक कुर्सी पर बैठा देखता है। उसके चेहरे पर एक ठंडा, निडर, विलेन जैसा भाव होता है। फ्रैंक उससे पूछने ही वाला होता है कि क्या हुआ, लेकिन प्रिंसिपल उसे अंदर बुला लेते हैं। प्रिंसिपल समझाते हैं, मैरी ने दूसरे स्टूडेंट को पीटा है। भले ही दूसरा बच्चा गलत था, मैरी ने एक समझदार बड़े की तरह व्यवहार किया। वह एक नॉर्मल स्कूल में रहने लायक नहीं है। प्रिंसिपल मैरी को जीनियस स्टूडेंट्स के लिए एक स्पेशल स्कूल में एडमिशन दिलाने का सुझाव देते हैं। फ्रैंक को एहसास होता है कि प्रिंसिपल को मैरी की प्रतिभा के बारे में पता है। उसे शक होता है कि शायद बोनी ने उन्हें बताया होगा, लेकिन असल में बोनी ने कुछ नहीं कहा था। प्रिंसिपल आगे कहते हैं, प्रतिभाशाली बच्चों के लिए एक स्पेशल स्कूल है। हेडमास्टर को मैं पर्सनली जानता हूँ। मैं मैरी के लिए इसकी सलाह देता हूँ। फ्रैंक बहाना बनाने की कोशिश करता है, कहता है कि फीस बहुत ज्यादा हो सकती है, लेकिन प्रिंसिपल जवाब देते हैं, हम सारा फंड अरेंज कर देंगे। मैरी को पूरी स्कॉलरशिप मिलेगी। इस पॉइंट पर फ्रैंक आखिरकार ईमानदारी से बोलता है। वह कहता है, मेरी बहन भी एक जीनियस थी। उस दबाव की वजह से उसने अपनी जान गंवा दी। मैं मैरी के साथ ऐसा नहीं होने दूंगा। वो आगे कहता है, मैं चाहता हूँ कि वह एक नॉर्मल जिंदगी जिए। कृपया उसे स्पेशल न समझें, बस उसे दूसरे बच्चों की तरह ही समझें। उसे तब तक यही पढ़ने दें जब तक वह पढ़ सकती है। यही मेरी एकमात्र इच्छा है, फ्रैंक कहता है और चला जाता है। उसके बाद मैरी एक नॉर्मल बच्चे की तरह स्कूल आती है। क्लास में वह लड़के को मारने के लिए माफी मांगती है। वह उस स्टूडेंट की भी तारीफ करती है जिसने बहुत अच्छा प्रोजेक्ट बनाया था। वह इसे इतनी अच्छी तरह से समझाती है कि हर कोई उसे टीचर की तरह सुनता है और उसे पूरी क्लास से तारीफ मिलती है। बाद में फ्रैंक मैरी को स्कूल से लेने आता है। जब वे घर पहुंचते हैं तो फ्रैंक अपनी माँ को वहाँ खड़ा देखता है। उनका नाम एवलिन है। फ्रैंक हैरान रह जाता है। एवलिन गणित के क्षेत्र में एक मशहूर हाई प्रोफाइल हस्ती है। शिक्षा की दुनिया में हर कोई उन्हें जानता है। प्रिंसिपल को पता चला कि मैरी एवलिन की पोती है और उसने तुरंत एवलिन को बताया। जैसे ही एवलिन को पता चला, वह मैरी से मिलने आई। अपनी माँ को देखकर फ्रैंक परेशान और चिंतित हो जाता है।
एवलिन मैरी को एक मैकबुक देती है। मैरी उत्साह से उसे खोलती है। उसी पल फ्रैंक को एहसास होता है कि उसकी माँ को अब मैरी के टैलेंट के बारे में पता चल गया है और इसीलिए वह आई है। मैरी की रक्षा के लिए फ्रैंक जल्दी से उसके पास जाता है। वह कहता है मैरी को स्कूल का काम करना है। फिर वह एवलिन को मैरी से दूर रखने की कोशिश करते हुए उसे वहां से ले जाता है। जब वे बाहर आए तो एवलिन पूछती है, तुम इस तरह क्यों संघर्ष कर रहे हो? वह उसे बहकाने की कोशिश करती है, मेरे साथ आओ, हम उसे एक अमीर जिंदगी देंगे, क्योंकि एवलिन एक अमीर इंसान है। लेकिन फ्रैंक कहता है, माँ, हम यहाँ खुश हैं, इस सामान्य जिंदगी में। मेरी बहन के मरने से पहले उसने लिखा था कि मुझे अपनी बेटी को एक सामान्य जिंदगी देनी चाहिए, इसलिए मैं बस उसकी इच्छा पूरी कर रहा हूँ। अब आप जा सकती हैं। लेकिन एवलिन हार नहीं मानना चाहती। कम से कम वह मैरी को अपने साथ ले जाना चाहती है। फ्रैंक मना कर देता है। आखिरकार वह शांत हो जाती है और कहती है, मैं बस तुमसे अकेले में बात करना चाहती हूँ, तो क्या हम कल मिलें? कुछ देर सोचने के बाद फ्रैंक उसका न्योता मान लेता है। अगले दिन वे मिलते हैं। वह फ्रैंक के बारे में प्यार से बात करती है। ऐसा लगता है कि उसे अपने बेटे से प्यार है। वह उसकी नौकरी के बारे में पूछती है और क्या उसकी सैलरी काफी है। फ्रैंक जवाब देता है, हाँ, यह एक अच्छी नौकरी है और हम इससे आर्थिक रूप से स्थिर हैं। फिर वह एक चौंकाने वाला बयान देती है, मैं मैरी को अपने साथ ले जा रही हूँ। फ्रैंक तुरंत कहता है, मैं तुम्हें उसे ले जाने नहीं दूंगा। लेकिन एवलिन अपने फैसले पर अड़ी रहती है। वह कहती है कि मैरी को एक खास टैलेंटेड स्कूल की जरूरत है और उसके टैलेंट को दुनिया को पता चलना चाहिए। फ्रैंक इमोशनल होकर जवाब देता है, तुमने ये कहकर मेरी बहन को पहले ही मार दिया है। मेरी बहन को पहले से पता था कि मैरी टैलेंटेड होगी, इसीलिए उसने मुझसे कहा था कि मैं उसे एक नॉर्मल जिंदगी दूं। इसके अलावा उसने साफ साफ कहा था कि किसी भी कीमत पर तुम्हें मैरी और उसके टैलेंट के बारे में पता नहीं चलना चाहिए। लेकिन एवलिन जवाब देती है, वह कमजोर थी, इसीलिए वह मर गई। इसके लिए मैं उसके बच्चे को नहीं छोड़ सकती। इससे भी ज्यादा मुझे उसे पालने का हक है और तुम्हारी बहन बहुत कमजोर थी। वह उस इक्वेशन को सॉल्व नहीं कर पाई। फ्रैंक पूछता है, तुम्हारा मकसद क्या है? तुम उसे क्यों लेना चाहती हो और उसे उस रिसर्च में क्यों शामिल करना चाहती हो? एवलिन ठंडे लहजे में जवाब देती है, ये तुम्हारा काम नहीं है। मैं मैरी को अपने साथ ले जा रही हूँ। लेकिन फ्रैंक मना कर देता है। तो एवलिन चिल्लाती है, हम कोर्ट में मिलेंगे। जैसा कि उसने कहा, अगले ही दिन वे कोर्ट में थे। एवलिन के वकील ने कहा, मेरी क्लाइंट की बेटी एक छोटी सी गलतफहमी की वजह से उसे छोड़कर चली गई। उसकी बेटी मैरी की देखभाल जन्म से ही उसके अंकल फ्रैंक कर रहे हैं। हालांकि उन्होंने उसे पाला है, लेकिन वह सिर्फ एक आम नाव मैकेनिक है। वह उस बच्ची को गरीबी भरी जिंदगी देता है। उसकी कमाई अच्छी नहीं है और तो और उसका घर भी छोटा है। तुरंत फ्रैंक का वकील खड़ा होता है और इन आरोपों पर आपत्ति जताता है। वह कहता है, फ्रैंक मैरी की बहुत अच्छी देखभाल कर रहा है। इसके अलावा मेरी क्लाइंट की बहन की मौत से पहले उसने साफ तौर पर कहा था कि उसका बच्चा उसके भाई फ्रैंक के साथ रहना चाहिए, जैसा कि उसने चाहा था। फ्रैंक उस बच्चे को प्यार से पाल रहा है। यह गरीबी भरी जिंदगी नहीं है, योर ऑनर। उनके पास एक अच्छा घर है, अच्छी नौकरी है और अच्छी सैलरी है ताकि उसे सभी सुविधाएं दे सकें। इस तरह फ्रैंक उसकी अच्छी देखभाल कर रहा है। रॉबर्टा भी कोर्ट आती है, इस डर से कि वे मैरी को उससे छीन न लें। जैसे जैसे बहस जारी रहती है, जज फैसले की तारीख आगे बढ़ा देते हैं। परेशान होकर जॉन मैरी को रॉबर्टा के पास छोड़कर पीने के लिए एक बार में चला जाता है। बोनी वहाँ आती है और कहती है, मुझे पता चला कि तुम्हारी माँ आई थी और मैरी को अपने साथ ले जाने के लिए केस किया है। वह दुखी महसूस करती है और आगे कहती है, मैंने मैरी के बारे में किसी को कुछ नहीं बताया। उस दिन प्रिंसिपल ने स्कूल बदलने के लिए कहा।
और मुझे लगा कि तुम्हें लगेगा कि मैंने उन्हें मैरी के बारे में बताया है, इसलिए मैं साफ करने आई हूँ। फ्रैंक शांति से जवाब देता है, मुझे पता है कि तुमने प्रिंसिपल को कुछ नहीं बताया। हो सकता है कि उन्हें मैरी के बारे में किसी तरह पता चला हो और उन्होंने मेरी माँ को बताया हो। इसकी चिंता मत करो। बोनी देखती है कि फ्रैंक उदास लग रहा है। उसे कंपनी देने के लिए वह भी पीती है। वे बातें करना शुरू करते हैं और धीरे धीरे बातचीत मजेदार हो जाती है। उसी पल उन्हें अपने बीच कुछ महसूस होता है। हाँ, दोनों को एक दूसरे से प्यार हो जाता है। उस रात फ्रैंक उसे अपने घर ले जाता है और वे प्यार करते हैं। अगली सुबह बोनी सिर्फ एक चादर ओढ़कर कमरे से बाहर आती है। अचानक वह चौंक जाती है। मैरी हॉल में खेल रही होती है। अपनी टीचर को उस हालत में देखकर मैरी समझ जाती है और उसे चिढ़ाती है, तुम हमारे घर में चादर ओढ़कर क्या कर रही हो? बोनी शर्मिंदा महसूस करती है और चुपचाप वहां से चली जाती है। फ्रैंक को लेटर बॉक्स में एक चिट्ठी मिलती है। यह एक कोर्ट ऑर्डर है जिसमें लिखा है कि उसकी माँ ने मैरी की 2 दिन देखभाल करने के लिए रिक्वेस्ट की थी। रॉबर्टा भी वह लेटर देखती है और कहती है, मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि मैरी को स्कूल मत भेजो, इसी वजह से ये सब हुआ। फ्रैंक हल्के से जवाब देता है, बस 2 दिन की तो बात है, और वह मैरी को एवलिन के साथ भेज देता है। मैरी के लिए ये अमीर जिंदगी बिल्कुल अलग लगती है। वह सब कुछ हैरानी से देखती है। एवलिन मैरी को अपनी माँ के फोटो एल्बम दिखाती है। वहाँ मैरी कई सवाल पूछती है। उसका समझदार बर्ताव देखकर एवलिन हैरान रह जाती है। ऐसा लगता है कि उसे मैरी से सच्चा प्यार है। अगले दिन एवलिन उसे एक यूनिवर्सिटी ले जाती है जहाँ सिर्फ होशियार और टैलेंटेड स्टूडेंट्स पढ़ते हैं। वह मैरी को एक दीवार दिखाती है। उस दीवार पर एक मिलेनियम मैथ्स क्वेश्चन है। वह समझाती है कि दुनिया में ऐसे 7 मैथ्स सवाल हैं जिन्हें कोई सॉल्व नहीं कर पाया है। सिर्फ एक इंसान ने एक इक्वेशन सॉल्व की है और सिर्फ उसी की फोटो दीवार पर लगी है। बाकी फ्रेम खाली हैं। एवलिन कहती है, तुम्हारी माँ ने भी एक प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश की थी। वह लगभग जवाब ढूंढने ही वाली थी, लेकिन वह भटक गई और उसे पूरा नहीं कर पाई। अगर उसने वह इक्वेशन सॉल्व कर ली होती तो उसे नोबेल प्राइज मिलता। उसकी फोटो यहाँ लगी होती और वह पूरी दुनिया में मशहूर हो जाती। ये सुनकर मासूमियत से मैरी कहती है, दादी, क्या मैं वह इक्वेशन सॉल्व करूं जो मेरी माँ ने छोड़ दी थी? एवलिन बहुत खुश होती है और जवाब देती है, मेरी प्यारी, मैं बिल्कुल यही चाहती हूँ कि तुम करो। मैं तुम्हारी मदद करूंगी। तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हें किस चीज की जरूरत है? मैं तुम्हें कुछ भी खरीद दूंगी। इस तरह वह मैरी की इच्छा को जगाती है। मैरी मासूमियत से कहती है, ठीक है दादी। उसके बाद एवलिन मैरी को एक क्लासरूम में ले जाती है। वह टेस्ट करना चाहती है कि मैरी मैथ्स में कितनी इंटेलिजेंट है। जैसे ही एवलिन का प्लान सही चल रहा होता है, एक प्रोफेसर आता है और मैरी से बोर्ड पर दिया गया सवाल सॉल्व करने के लिए कहता है ताकि उसकी इंटेलिजेंस टेस्ट की जा सके। ये बहुत मुश्किल सवाल है। मैरी आमतौर पर सवाल आसानी से सॉल्व कर लेती है, लेकिन इस बार वह इक्वेशन को ध्यान से देखती रहती है। यह देखकर एवलिन कहती है, शायद वह थक गई है, उसे थोड़ा समय लेने दो। कुछ देर बाद प्रोफेसर फिर आता है और कहता है, तुमने बहुत ज्यादा समय ले लिया बेटा, तुम उस इक्वेशन में क्या देख रही हो? मैरी जवाब देती है, इसमें कुछ अलग है। परेशान होकर एवलिन मैरी को बाहर ले जाती है। उसे लगा था कि मैरी इंटेलिजेंट है, लेकिन अब उसे निराशा होती है। इसी बीच मैरी उसे रोकती है और कहती है, दादी, जो सवाल उन्होंने दिखाया था वह गलत था। एवलिन तुरंत उसे वापस अंदर ले आती है। मैरी गलती बताती है। यह देखकर प्रोफेसर कहता है, हाँ, मैंने गलत सवाल दिया था। मुश्किल इक्वेशन सॉल्व करवाने के बजाय मैं ये टेस्ट करना चाहता था कि क्या उसमें गलती ढूंढने की हाई इंटेलिजेंस है, इसीलिए मैंने गलत सवाल दिया और मैरी ने उसे सॉल्व कर दिया। प्रोफेसर पूछते हैं, तो तुमने हमें गलती के बारे में पहले क्यों नहीं बताया? मैरी मासूमियत से जवाब देती है,
मेरे अंकल ने मुझे सलाह दी थी कि बड़ों की गलतियां नहीं बतानी चाहिए। ये सुनकर प्रोफेसर मुस्कुराते हैं। वह एवलिन को बताते हैं, थोड़ी सी ट्रेनिंग से ही वह 7 में से एक इक्वेशन सॉल्व कर सकती है। एवलिन खुशी से झूम उठती है। 2 दिन बाद वह मैरी को छोड़कर उसे वापस भेज देती है। फ्रैंक को देखकर मैरी बहुत खुश हो जाती है और उसकी तरफ दौड़ती है, क्योंकि वह जन्म से कभी उससे दूर नहीं रही थी। फ्रैंक अपनी माँ से अंदर आने के लिए कहता है, लेकिन एवलिन कहती है, मैं आ जाती, लेकिन तुम्हारे घर में एक बिल्ली है, मुझे उससे डर लगता है, हम फिर कभी मिलेंगे। और वह चली जाती है। मैरी एक्साइटेड होकर बताती है कि उसे अपनी दादी के साथ रहकर कितना मजा आया। ये सुनकर फ्रैंक थोड़ा दुखी हो जाता है। फ्रैंक की उदासी देखकर मैरी तुरंत कहती है, अंकल, ये मत सोचो कि मैं उनके साथ जाऊंगी, मैं सिर्फ आपके साथ रहना चाहती हूँ, इसकी चिंता मत करो। बड़ों की भावनाओं को समझने की उसकी समझ देखकर फ्रैंक खुश हो जाता है। एक दिन कोर्ट द्वारा भेजी गई एक महिला सोशल एक्टिविस्ट फ्रैंक के घर ये पता लगाने आती है कि क्या मैरी की उसके अंकल अच्छी तरह से देखभाल कर रहे हैं, क्योंकि मैरी इतनी छोटी है कि वह यह तय नहीं कर सकती कि उसे कहाँ रहना चाहिए। इसलिए कोर्ट इस महिला को भेजता है। वह सवाल पूछना शुरू करती है, क्या तुम अपने अंकल के साथ खुश हो? चालाकी से मैरी इस तरह से जवाब देती है जो उसके अंकल का साथ दे। महिला पूछती है, अगर तुम्हारे अंकल काम पर जाते हैं तो तुम कहाँ रहोगी? तुम्हारी देखभाल कौन करेगा? मैरी जवाब देती है, पास में रोबर्टा आंटी हैं, वह मेरी देखभाल करेंगी। फिर वह पूछती है, क्या तुम्हें ये जगह पसंद है या वह जगह जहाँ तुम पहले गई थी, तुम्हारी दादी का घर? मैरी आत्मविश्वास से जवाब देती है, मुझे ये जगह पसंद है। फिर मैरी कहती है, तुम जो भी सवाल पूछो मैं अपने अंकल के साथ ही रहूंगी, इसलिए अपना समय बर्बाद मत करो। मैरी को इतनी समझदारी से बात करते देखकर महिला समझ जाती है कि वह सच में यहाँ खुश है। अगली सुनवाई के लिए एवलिन का वकील किसी तरह मैरी के असली पिता को ढूंढ निकालता है और उसे कोर्ट ले आता है। ऐसा लगता है कि उसके असली पिता को मैरी की बिल्कुल भी परवाह नहीं है। यह सब एवलिन के प्लान का हिस्सा है। उसने उसे रिश्वत दी है और उसे वहाँ इसलिए लाई है ताकि वह मैरी पर अपना हक जता सके और फिर उसे एवलिन को सौंप दे। लेकिन फ्रैंक का वकील यह इरादा समझ जाता है और बीच में टोकता है। वह पूछता है, इस साल तक तुम मैरी से मिलने कभी नहीं आए, अब क्यों आए हो? क्या किसी ने तुम्हें यहाँ आने के लिए पैसे दिए हैं? वह आदमी जवाब देता है, मैं अपनी बेटी के प्यार की वजह से यहाँ आया हूँ। वकील फिर पूछता है, तो फिर तुमने मैरी की माँ के अंतिम संस्कार में हिस्सा क्यों नहीं लिया? तुमने अब तक मैरी की देखभाल क्यों नहीं की? इन सवालों का उसके पास कोई जवाब नहीं होता। यह देखकर जज सब कुछ समझ जाते हैं और कहते हैं, मैरी के अपने पिता को उससे प्यार नहीं है, इसलिए हम मैरी को उसे नहीं दे सकते। वह केस को टाल देते हैं। उसके बाद एवलिन और फ्रैंक बाहर निकलते हैं। फ्रैंक पूछता है, मेरे पिता के गुजर जाने के बाद तुमने दूसरे आदमी से शादी कर ली, उसके बारे में क्या? एवलिन जवाब देती है, हाँ, वह एक अच्छा आदमी है, वह एक गांव में खेती करता है। फ्रैंक कहता है, तो तुम वहां जाकर उसकी और उसकी खेती की देखभाल क्यों नहीं करती? मैरी मेरे साथ रहेगी, हमें अलग करने के बारे में कभी सोचना भी मत। लेकिन एवलिन ठंडेपन से जवाब देती है, हम कोर्ट में मिलेंगे। बाद में मैरी को पता चलता है कि उसके असली पिता उससे मिलने भी नहीं आए। वह दरवाजा बंद कर लेती है, जोर जोर से रोती है और चिल्लाती है, मेरे असली पिता मुझसे प्यार नहीं करते, मेरी माँ मर गई, कोई मुझसे प्यार नहीं करता, मैं सबके लिए बोझ हूँ। वह एक बड़े इंसान की तरह बात करती है। यह देखकर रॉबर्टा और फ्रैंक बहुत दुखी होकर उसे शांत करने की कोशिश करते हैं। उसी पल फ्रैंक पूछता है, मैरी, क्या हम कहीं चलें? वे सब एक अस्पताल जाते हैं। मैरी सवाल पूछना शुरू करती है, तुम मुझे यहाँ क्यों लाए? किस लिए? फ्रैंक शांति से कहता है, थोड़ा इंतजार करो, पास में
एक परिवार बेसब्री से इंतजार कर रहा होता है क्योंकि उनकी बेटी बच्चे को जन्म देने वाली होती है। सभी घबराहट और उत्साह के साथ इंतजार करते हैं। कुछ देर बाद लड़की का पति बाहर आता है और कहता है, बेटा हुआ है। यह सुनकर पूरा परिवार खुशी से झूम उठता है। वे उस पल को खुशी से मनाते हैं। मैरी ये देखती है और फिर पूछती है, एक बच्चे के जन्म पर वे इतने खुश क्यों हैं? फ्रैंक शांति से जवाब देता है, क्या तुमने देखा मैरी? ठीक इसी तरह जब तुम पैदा हुई थी तो हम खुशी से भर गए थे। हमारा पूरा परिवार खुशी से झूम उठा था। मैरी धीरे से पूछती है, सच में? जब मैं पैदा हुई थी तो सब खुश थे? फ्रैंक जवाब देता है, बेशक प्यारी, तुमने कहा था कि तुम्हारा जन्म एक बोझ था, लेकिन यह सच नहीं है। मैं तुम्हें यहाँ सिर्फ ये दिखाने के लिए लाया था कि जब तुम पैदा हुई थी तो हम कितने खुश थे। इस तरह फ्रैंक उसे दिलासा देता है। अब मैरी शांत हो जाती है और खुश महसूस करती है। वह नई फैमिली के पास भी जाती है और उनकी खुशी में शामिल होती है। उसकी मुस्कान देखकर फ्रैंक सोचता है, मैरी को हमेशा इसी तरह खुश रहना चाहिए। वह तय करता है कि किसी भी कीमत पर वह मैरी को उसकी दादी को नहीं देगा। ऐसा लगता है कि फ्रैंक भी मैरी के बिना नहीं रह सकता। अगले दिन कोर्ट में फ्रैंक का वकील एवलिन से सवाल जवाब करना शुरू करता है। वह पूछता है कि उसने अपनी बेटी की देखभाल कैसे की और गणित की रिसर्च के लिए उस पर कितना दबाव डाला। उस दबाव की वजह से उसकी बेटी कितनी डिप्रेस्ड हो गई और उस डिप्रेशन की वजह से उसने अपनी जान कैसे ले ली। वह दलील देता है कि एवलिन मैरी का इस्तेमाल भी अपनी रिसर्च के लिए उसी तरह कर सकती है, जिससे मैरी की मानसिक सेहत पर जरूर असर पड़ेगा। एवलिन जवाब देती है, मेरी बेटी को गणित में दिलचस्पी थी। उसने वह रिसर्च अपनी मर्जी से की थी। बाद में उसे प्यार हो गया और वह प्रेग्नेंट हो गई। उसके बाद किसी वजह से उसने अपनी जान ले ली। उसकी मौत के लिए मैं जिम्मेदार नहीं हूँ। इसके बाद एवलिन का वकील फ्रैंक से सवाल करता है। वह पूछता है, आपकी बहन की यही इच्छा थी, इसलिए आप मैरी की देखभाल कर रहे हैं, है ना? फ्रैंक जवाब देता है, हाँ। वकील आगे कहता है, अगर आप उसकी अच्छी देखभाल करना चाहते हैं तो आपने अपने और मैरी के लिए मेडिकल इंश्योरेंस क्यों नहीं लिया? अगर आपको कुछ हो जाता है तो आपके परिवार का फाइनेंशियली क्या होगा? इसके अलावा मैरी एक इंटेलिजेंट लड़की है। आपने उसे उसकी इंटेलिजेंस लेवल के हिसाब से शिक्षा नहीं दी। आपने उसे एक नॉर्मल स्कूल में एडमिशन दिलाया। जब स्कूल के प्रिंसिपल ने एक स्पेशल स्कूल का सुझाव दिया, तब भी आपने मना कर दिया। यह सब इसलिए है क्योंकि आप अपनी बहन से जलते थे। जब आप बच्चे थे तो सब उसे प्यार करते थे और उसकी तारीफ करते थे, और किसी ने आप पर ध्यान नहीं दिया। उसी जलन की वजह से अब आप मैरी की देखभाल करने का नाटक कर रहे हैं। बदला लेने के लिए वकील इमोशनली फ्रैंक पर हमला करता है। फ्रैंक असहज महसूस करता है और कहता है, आप बेकार के सवाल क्यों पूछ रहे हैं? वो आगे कहता है, जैसा मेरी बहन चाहती थी, मैरी को एक नॉर्मल बच्चे की तरह पाला जाना चाहिए। उसे अपना बचपन, खेल कूद और खुशी का अनुभव करना चाहिए। इसीलिए मैं उसे इस तरह पाल रहा हूँ। वकील फिर उसे उकसाता है, आपकी वजह से मैरी ने स्कूल में एक लड़के को पीटा। वह बर्ताव आपसे आया क्योंकि आप किसी को पीटने के जुर्म में जेल गए थे। फ्रैंक मजबूती से जवाब देता है, इसे उससे मत जोड़ो। मैरी ने न्याय के लिए लड़ाई लड़ी। उस लड़के ने एक 7 साल के बच्चे को बुली किया और उसका प्रोजेक्ट खराब कर दिया। यह देखकर मैरी ने छोटे बच्चे का साथ दिया। फ्रैंक जज को समझाने की कोशिश करता है, लेकिन जज को लगता है कि दोनों पक्ष इतने होशियार बच्चे को पालने के लिए पूरी तरह से काबिल नहीं हैं, और एक बार फिर वह फैसला टाल देता है। उस रात फ्रैंक के वकील ने उसे बताया कि एवलिन ने कोर्ट से रिक्वेस्ट की है कि उन दोनों को बच्चे को पालने के लिए अयोग्य घोषित कर दिया जाए। इस वजह से मैरी को ऐसे माता पिता को गोद दिया जा सकता है जिनके पास बच्चा नहीं है। इस तरह उसे अच्छी शिक्षा मिलेगी और फ्रैंक उससे कभी कभी मिल पाएगा।
वकील ने फ्रैंक पर इस डील को मानने के लिए जोर डाला। उसने उसे चेतावनी दी, एवलिन के पैसे से वह जज को भी रिश्वत दे सकती है। अगर ऐसा हुआ तो मैरी हमेशा के लिए अपनी दादी के पास चली जाएगी। वकील ने फिर से डील मानने और मैरी को गोद देने पर जोर दिया। परेशान होकर फ्रैंक चिल्लाया, मैं उसे गोद क्यों दूं? मैं उसका अच्छे से ख्याल रख रहा हूँ। मैं उसे अच्छे से पाल रहा हूँ। वह मेरे साथ खुश है। वे मुझे ऐसे दिखा रहे हैं जैसे मैं उसका ख्याल नहीं रखता। लेकिन वकील ने शांति से कहा, अब हम उसे गोद दे देंगे। वह 7 साल की है। 12 साल बाद कानूनी तौर पर वह खुद तय कर सकती है कि वह किसके साथ रहना चाहती है। फ्रैंक ने इमोशनल होकर जवाब दिया, 5 साल बाद क्या उसे मैं याद भी रहूंगा? वह बदल सकती है, वह मुझे भूल सकती है। वकील ने पक्के तौर पर कहा, यही होगा। फैसला तुम्हारा है, लेकिन एक बात याद रखना, अगर तुम जिद्दी रहे तो मैरी अपनी दादी के पास चली जाएगी। कोई और चारा न होने पर फ्रैंक ने डील मान ली, क्योंकि उसकी बहन चाहती थी कि किसी भी कीमत पर मैरी को उसकी मां न पाले। दिन बीतते जाते हैं। कुछ भी जाने बिना मैरी अपने अंकल के साथ खुशी खुशी खेलती है। हमेशा की तरह वह बहुत बातें करती है। फ्रैंक उस पर मुस्कुराता है, लेकिन अंदर से उसका दिल दुख से भरा होता है। एक हफ्ते बाद एक कपल मैरी को गोद लेने आता है। फ्रैंक इसके बारे में बताता है। मैरी समझ जाती है कि उसे गोद लिया जा रहा है। वह टूट जाती है, जोर जोर से रोते हुए कहती है, मैं यहाँ नहीं रहूंगी, मैं यहाँ नहीं रहूंगी, मैं तुम्हारे साथ आऊंगी। फ्रैंक बेबसी से कहता है, मैं कुछ नहीं कर सकता मैरी, यह कोर्ट का ऑर्डर है। बेकाबू होकर रोते हुए मैरी चिल्लाती है, मैं तुम्हारे और रॉबर्टा के बिना नहीं रह सकती। वह गुस्से में उसे मारने लगती है। दरवाजा बंद हो जाता है। शीशे के पार से मैरी रोती रहती है। फ्रैंक कार की तरफ जाता है। उसका दिल पूरी तरह टूट चुका होता है। वह पीछे मुड़कर उसे देख भी नहीं पाता। वह इतना टूटा हुआ है। रॉबर्टा भी रोती है। मैरी को खोने का दुख उससे सहा नहीं जाता। बोनी आती है और फ्रैंक को दिलासा देने की कोशिश करती है। 1 महीने बाद फ्रैंक गोद लिए हुए घर जाता है। वहाँ का आदमी कहता है, अगर आप इस तरह आएंगे तो वह फिर से रोएगी और आपके साथ आना चाहेगी। उसका हम पर से भरोसा उठ जाएगा। टूटे दिल से फ्रैंक मैरी के लिए एक गिफ्ट देता है और चला जाता है। घर पहुंचकर उसके ख्यालों में सिर्फ मैरी होती है। पहले वह एक छोटे हिरण की तरह इधर उधर दौड़ती थी और अब घर बिल्कुल सूना लगता है। अगले दिन बोनी को एक नोटिस बोर्ड पर एक पोस्टर दिखता है। उस पर लिखा होता है कि मैरी की एक आंख वाली बिल्ली को गोद लेने के लिए रखा गया है। मैरी उस बिल्ली को अपने साथ गोद लिए हुए घर ले गई थी। वह उसके बिना नहीं रह सकती थी। बोनी एक फोटो लेती है और फ्रैंक को भेज देती है। यह देखकर फ्रैंक तुरंत पेट अडॉप्शन सेंटर पहुंचता है। वहाँ वह एक आंख वाली बिल्ली को देखता है। उसकी हालत की वजह से कोई उसे गोद नहीं लेना चाहता था। वे उसे जहर का इंजेक्शन लगाकर मारने वाले थे। फ्रैंक ठीक समय पर पहुंच जाता है। एक और बिल्ली भी वहां मारने के लिए रखी होती है। फ्रैंक दोनों बिल्लियों को लेता है और रॉबर्टा के साथ गोद लिए हुए घर जाता है। उसे पहले से पता होता है कि इसके पीछे कौन है। एकमात्र इंसान जिसे बिल्लियों से नफरत है, वह उसकी माँ है। जब वह कपल से पूछता है तो उसे सच्चाई पता चलती है। एवलिन ने उन्हें मैरी को गोद लेने के लिए पैसे दिए थे और बाद में उसे ले जाने का प्लान बनाया था। फ्रैंक तुरंत अपनी माँ के गेस्ट हाउस जाता है, जैसा उसने सोचा था। एवलिन मैरी को अपनी रिसर्च के लिए ट्रेनिंग दे रही होती है। गुस्से से भरा फ्रैंक चिल्लाता है, मुझे पता था। तुमने मैरी को गोद लेने के लिए एक कपल का इंतजाम सिर्फ इसलिए किया ताकि तुम उसे अपनी रिसर्च के लिए इस्तेमाल कर सको। बिल्कुल मेरी बहन की तरह। वह टेबल पर एक किताब फेंक देता है। फ्रैंक आवाज लगाता है, मैरी मेरे साथ आओ। लेकिन मैरी उस पर गुस्सा होकर चिल्लाती है, मैं नहीं आऊंगी, मैं नहीं आऊंगी। वह भाग जाती है।
फ्रैंक उसे रोकने के लिए उसके पीछे भागता है। एवलिन आगे बढ़ने की कोशिश करती है, लेकिन रॉबर्टा बीच में आकर उसे रोक देती है। कोई और चारा न होने पर एवलिन चुप हो जाती है। फ्रैंक मैरी के पास दौड़कर जाता है और उसे रोकता है। मैरी रोते हुए फ्रैंक को मारने लगती है। तुम मुझे छोड़कर क्यों चले गए? तुम मुझे छोड़कर क्यों चले गए? फ्रैंक उसे प्यार से पकड़ता है और कहता है, हम अपने घर जाएंगे, चिंता मत करो, कोई तुम्हें मुझसे अलग नहीं कर सकता। मैरी रोती है और कहती है, वे मेरी बिल्ली को ले गए अंकल, मुझे नहीं पता वह कहाँ है। फ्रैंक धीरे से मुस्कुराता है और जवाब देता है, चिंता मत करो, तुम्हारी बिल्ली मेरे पास है और मैं तुम्हारे लिए एक और बिल्ली भी लाया हूँ। अब तुम्हारे पास 2 हैं। रॉबर्टा को देखकर मैरी खुश हो जाती है। वे मैरी को ले जाते हैं। एवलिन किताब देखती है और पूछती है, ये क्या है? फ्रैंक सच बताता है, इस किताब में उस गणित के सवाल का जवाब है जिसकी तुम पूरी जिंदगी रिसर्च करती रही हो। एवलिन हैरान रह जाती है। फ्रैंक आगे कहता है, मेरी बहन ने इसे बहुत पहले ही हल कर लिया था। जब वह बचपन में मैरी के साथ मेरे घर आई थी तो उसने ये मुझे दिया और कहा, इसे सुरक्षित रखना, किसी को मत देना, खासकर माँ को पता न चले। उसने यह भी कहा था, जब तक माँ जिंदा है इसे पब्लिश मत करना, उनकी मौत के बाद ही इसे पब्लिश करना। तुम्हारी शोहरत के लालच की वजह से वह तुमसे नफरत करती थी। उसने अपने खत में भी इसका जिक्र किया था। एवलिन को सच्चाई का एहसास होता है। जो कुछ भी वह चाहती थी वह पहले से ही उसके हाथों में था, लेकिन उसने अपनी बेटी को हमेशा के लिए खो दिया। वह पछतावे से भरी हुई पूछती है, अगर उसने कहा था कि इसे न देना तो तुम मुझे क्यों दे रहे हो? फ्रैंक शांति से जवाब देता है, तुमने इसके लिए पूरी जिंदगी संघर्ष किया, अब ये तुम्हारे पास है, कम से कम इसके लिए। मैरी को मेरे साथ छोड़ दो। एवलिन पछतावे से भर जाती है। फ्रैंक धीरे से उसे रिसर्च पब्लिश करने के लिए कहता है और मैरी के साथ चला जाता है। फ्रैंक के जाने के बाद एवलिन नोटबुक खोलती है। वह अपनी बेटी के सारे नोट्स देखती है। उसका संघर्ष, उसका समर्पण, उसकी मेहनत। खुद को रोक न पाने पर एवलिन टूट जाती है और रोने लगती है। कुछ महीनों बाद मैरी इंटेलिजेंट बच्चों के लिए एक स्पेशल स्कूल में एडमिशन लेती है। फ्रैंक उसके हुनर को निखारने का फैसला करता है। वह उसकी प्रतिभा के रास्ते में रुकावट नहीं बनना चाहता। उस स्कूल के बाद फ्रैंक उसे पिक करता है और दूसरी जगह छोड़ देता है। ये मैरी का पुराना स्कूल है। उसके पुराने दोस्त वहाँ खेल रहे हैं। मैरी उनके साथ शामिल हो जाती है और खुशी खुशी खेलती है। बोनी फ्रैंक को देखकर मुस्कुराती है, चुपचाप कहती है, मैं मैरी का ख्याल रखूंगी, तुम जा सकते हो। फ्रैंक का मानना है कि ज्यादा पढ़ाई से उसके बचपन पर असर नहीं पड़ना चाहिए। दबाव की वजह से उसकी बहन ने बचपन की खुशी खो दी और डिप्रेशन में चली गई। फ्रैंक चाहता है कि मैरी को दोनों मिलें, अच्छी पढ़ाई और खुशहाल बचपन। इसलिए ज्ञान की भूख के लिए वह उसे स्पेशल स्कूल भेजता है और उसके चंचल बचपन के लिए वह उसे दोस्तों के साथ जिंदगी का मजा लेने देता है। इस तरह फ्रैंक मैरी की जिंदगी में एक सही बैलेंस बनाता है। और बस यही कहानी खत्म होती है। उम्मीद है आप सभी को पसंद आया होगा। देखने के लिए धन्यवाद।